एसपी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th साइंस की बायोलॉजी का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट है। लास्ट वीडियो में अपने लेसन नंबर 3 कंप्लीट किया था, जिसमें अपने भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण कोश कैसे बनता है, उसके बाद में जो भ्रूण है उसके विकसित होने के बाद में बीज का निर्माण कैसे होता है, बीज के बाद में फल है, फल के निर्माण को पढ़ा, तो उनके बारे में अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज अपने नेक्स्ट लेसन है 4 नंबर, जिसमें पादप जनन की विशिष्ट विधियां। तो लेसन का नाम क्या है? पादप जनन की विशिष्ट विधियां। तो अपने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट लेसन में, पीछे वाले वीडियो में। आज अपने कुछ लैंगिक जनन के अलावा और कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा पादपों का निर्माण होता है, वे विशिष्ट विधियां होती हैं। तो विशिष्ट विधियों की यदि अपने परिभाषा नोट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ऐसी विधियां जिसमें क्या बिना निषेचन के ही पौधा या बीज बन जाता है, बिना निषेचन के जब पौधे का निर्माण हो जाता है, तो वो कौन सी विधियां? विशिष्ट विधियां होती है। तो विशिष्ट विधियों में क्या लिखोगे? कई पादपों में बिना निषेचन के सीधा पौधे का ही निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट विधियां कहते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें निषेचन नहीं होता, सीधे उसमें क्या एक अलग तरह से पौधे का निर्माण कर सकते हैं, उसे विशिष्ट विधियां कहते हैं। तो विशिष्ट विधियों के प्रकार कितने? 4 हैं। असंग जनन या एपोमिक्सिस बोलते हैं, अनिश्चित बीजता, अनिश्चित एडेमोस्पर्मी बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं, काई प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार हैं विशिष्ट विधियों के। अब एक वैज्ञानिक हेन्स विंकलर है, हेन्स विंकलर। इस हेन्स विंकलर ने क्या इसकी एक और परिभाषा दी असंग जनन के बारे में। इसने क्या कहा कि अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसे अन्य विधि से प्रतिस्थापित कर दिया गया। लैंगिक जनन की विधि थी, लेकिन उसे इस तरह से प्रतिस्थापित किया गया कि उसमें युग्मकों का संलयन नहीं हुआ और ना ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इसने क्या कहा? इसमें क्या युग्मकों का संलयन नहीं हुआ या अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। विभाजन नहीं हुआ, वह भी सारी उन्होंने विशिष्ट विधियों में रखी। तो उसमें इस विंकलर ने उसे असंग जनन का। अब अपने इन 4 विधियां हैं, इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे जो असंग जनन विधि है। असंग जनन विधि क्या है, इसे किस रूप में लिखते हैं, कितने प्रकार हैं? तो सबसे पहले पढ़ते हैं असंग जनन। असंग जनन का आप क्या नोट करेंगे कि ऐसी विधि जिसमें बिना युग्मकों का संलयन, बिना युग्मकों का संलयन व बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना अर्धसूत्री विभाजन से पादप का निर्माण होना असंग जनन कहलाता है। असंग जनन किसे कहते हैं? जब बिना निषेचन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के जब पादप का निर्माण होता है तो उसे असंग जनन कहते हैं। तो असंग जनन है, इसके प्रकार कितने हैं? कितने प्रकार का होता है असंग जनन? तो इसके बारे में आप नोट करेंगे। असंग जनन है, इसे 2 प्रकार में बांटा गया है, बीजाणुविद असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन।
है बीजाणुत्विद असंजनन। फिर अपने जो असंजनन है ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है, एक बीजाणुत्विद असंजनन और दूसरा है युग्मकोत्विद असंजनन। अब बीजाणुत्विद असंजनन है वो क्या है और युग्मकोत्विद असंजनन वो क्या है? तो बीजाणुत्विद असंजनन मतलब बीजाणु से बीजाणु, तो जब इस प्रकार का जनन होता है तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, मतलब अपने स्थान से हटकर भ्रूण का निर्माण होना। इस कारण इसे क्या कहा गया? अपस्थानिक भ्रूणता। यानी वैसे तो भ्रूण कोश में भ्रूण बनना चाहिए, लेकिन भ्रूण कोश के अलावा बाहर जो भाग है उससे जब भ्रूण बनता है तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। इस प्रकार में किनसे भ्रूण का निर्माण होता है? जो बीजांडकाय है या अध्यावरण है उसकी कोई भी द्विगुणित कोशिका है वो भ्रूण का निर्माण करती है, तो इसे बीजाणुत्विद असंजनन कहते हैं। तो बीजाणुत्विद असंजनन जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के अलावा बाहर वाली कोशिका कौन सी है, अध्यावरण की है या बीजांडकाय की है, उनसे निर्माण होता है तो उसे बीजाणुत्विद असंजनन कहते हैं। फिर दूसरा युग्मकोत्विद असंजनन, मतलब युग्मक है। अब युग्मकों से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे युग्मकोत्विद असंजनन कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, युग्मकों से भ्रूण का निर्माण सीधे हो जाएगा, संलयन नहीं होगा युग्मक का, युग्मक से संलयन नहीं होगा। युग्मक सिंगल है वही आगे भ्रूण में बदल जाएगा, तो उसे युग्मकोत्विद असंजनन कहते हैं। इस प्रकार में भ्रूण कोश है उसकी किसी भी भ्रूण कोश में कितने कोशिकाएं टोटल? पहले 8 कोशिका होती है, बाद में द्वितीयक प्राथमिक केंद्रक बन जाता है, तो केंद्रक बनने के बाद में टोटल 7 कोशिकाएं रह जाती है। 3 ऊपर प्रतिमुखी और 3 जो अंड कोशिकाएं वो होती है और बीच में केंद्रक होता है, तो 7 कोशिकाएं होती है। उनमें से यदि कोई भी अगुणित कोशिका है मतलब सिंगल कोशिका है वो भ्रूण का विकास करती है तो उसे युग्मकोत्विद असंजनन कहते हैं। अब जो युग्मकोत्विद असंजनन है ये किन-किन कोशिकाओं से हो सकता है, तो उसके आधार पर इसके प्रकार बताए गए हैं। युग्मकोत्विद असंजनन है ये 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन से 2 प्रकार हैं? एक तो जब भ्रूण का निर्माण किसी अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, जब भ्रूण का निर्माण किसी अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। और यदि जब भ्रूण का निर्माण है वो भ्रूण कोश की किसी जो अंड कोशिका उसके अलावा और कोशिकाएं कौन सी थी? प्रतिध्रुवी कोशिकाएं जिसमें सहायक कोशिकाएं थी, केंद्रक था, तो अंड कोशिका के अलावा किसी भी अन्य कोशिका से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपयुग्मन कहलाती है। यानी युग्मन नहीं हुआ युग्मकों का, बिना युग्मकों के संलयन से क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? युग्मकोत्विद असंजनन। तो युग्मकोत्विद 2 प्रकार से होता है, एक अंड कोशिका से जब भ्रूण सीधा ही बन जाए और एक किसी अन्य कोशिका से यानी सहायक कोशिका या केंद्रक से उनसे भ्रूण बनता है तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। तो इस तरह से असंजनन है, मुख्य 2 प्रकार थे। फिर आगे जो एक अपने प्रसिद्ध भ्रूणकीविद थे कौन से? पंचानन महेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी ये भ्रूणकीविद या एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया है? असंजनन है उसको क्या कितने आगे और भागों में बांटा उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने एपोमिक्सिस यानी असंजनन को कितने 4 भागों में बांटा। अनावर्तीय असंजनन पहला प्रकार, दूसरा पुनरावर्तीय असंजनन, तीसरा है अपस्थानिक भ्रूणता और चौथा प्रकार है कायिक असंजनन। तो अब अपने देखते हैं कि ये 4 प्रकार हैं, ये इन्हें क्या किस कारण इस तरह से कहा गया? अनावर्ती, पुनरावर्ती, अपस्थानिक और
प्रकार से असंग जनन में अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण, जिसे क्या बोलेंगे, अंड कोशिका से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक जनन कहेंगे। या किसी अन्य अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण, अन्य अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनावर्ती असंग जनन कहलाता है। अनावर्ती असंग जनन कहलाता है। तो ये अपने पहले पढ़ चुके हैं कि जब अंड कोशिका होती है सीधा वायरस में भ्रूण में बदल जाती है, यानी अगुणित अंड कोशिका है वो भ्रूण में बदल जाएगी, तो उसे कौन सा अनिषेक जनन कहेंगे। और यदि अंड कोशिका के अलावा कोई अन्य अगुणित कोशिका उससे भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं। ये अपने में पहले पढ़ चुके हैं। अपयुग्मन और जो मेन प्रकार बताए थे युग्मकोद विद असंग जनन में, तो युग्मकोद विद असंग जनन इसी अनावर्ती असंग जनन में आता है। फिर आगे सेकंड है पुनरावर्ती असंग जनन। तो पुनरावर्ती असंग जनन में क्या लिखना है कि इस प्रकार का असंग जनन जिसमें क्या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, गुणसूत्रों की संख्या मात्र पदों के समान ही द्विगुणित होती है। पुनरावर्ती असंग जनन क्या लिखना है? इस प्रकार के असंग जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या किसके समान रहती है? इस प्रकार के असंग जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता, ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या मात्र पादप के समान होती है। मात्र पादप के समान कैसे होती है? मात्र पादप में गुणसूत्रों की संख्या मात्र पादप में द्विगुणित होती है, तो इसमें भी मात्र पादप के समान द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। तो ये पुनरावर्ती असंग जनन कहलाएगा। अब पुनरावर्ती असंग जनन ये दो प्रकार का होता है। एक तो जनन अपबीजानुता। पुनरावर्ती असंग जनन कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। ये वाला कौन कौन से इसके प्रकार है? एक नंबर तो जनन अपबीजानुता और दूसरा कायिक अपबीजानुता। जनन अपबीजानुता और दूसरा क्या है? कायिक अपबीजानुता। जनन अपबीजानुता सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें क्या लिखना है कि जब जनन किसी भी अगुणित कोशिका से होता है, मतलब जब भ्रूण का निर्माण किसी भी अगुणित कोशिका से होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपबीजानुता कहते हैं। जनन अपबीजानुता। इसमें गुणित या द्विगुणित कोशिका होगी, तो द्विगुणित गुणसूत्रों से एक तरह से द्विगुणित कोशिका होगी, जैसे द्वितीयक केंद्रक हो गया वो द्विगुणित कोशिका है, तो उससे जब भ्रूण बनेगा तो वो जनन अपबीजानुता कहलाएगा। या दूसरा है कायिक अपबीजानुता। तो कायिक अपबीजानुता में क्या लिखना है कि जब भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण से होता है तो उसे क्या कहते हैं? कायिक अपबीजानुता। ये अपने पहले इससे पढ़ चुके हैं। कायिक अपबीजानुता किसे कहते हैं? जब भ्रूण का निर्माण अध्यावरण या बीजांडकाय से होता है तो उसे कायिक अपबीजानुता कहते हैं। फिर है अपस्थानिक भ्रूणता।
अपस्थानिक भ्रूणता के बारे में हमने पढ़ा। क्या है अपस्थानिक भ्रूणता? जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश से बाहर होता है, भ्रूण कोश से बाहर होता है। जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण है वो भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश से बाहर होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। फिर आगे लास्ट है कायिक असंघजनन। कायिक असंघजनन में लिखना है कि इसमें क्या कुछ पत्र प्रकलिकाएं बन जाती है। जब पादप है वो किससे बनता है? उसमें तो भ्रूण बने के पहले इसमें क्या पादपों में पुष्प के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं बन जाते हैं। पुष्प के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं। जब पुष्प में पत्र प्रकलिकाएं बनती है तो ये पत्र प्रकलिकाएं क्या करती है? नए पादप का निर्माण करती हैं, तो उसे कायिक असंघजनन कहते हैं। क्या लिखना है? जब पादपों में पुष्प के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं बन जाती हैं तो उसे कायिक असंघजनन कहते हैं। इस प्रकार आज में असंघजनन है वो किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने उनके बारे में पढ़ा है। तो आज अपने जितना पढ़ा